प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र भाग 1। आपको पता है कि जो काव्य का अध्ययन करने के लिए हमें शास्त्र की आवश्यकता होती है वह भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों ही ग्रंथों की सहायता से हम काव्य का अध्ययन करते हैं। जैसे भाषा की जानकारी के लिए हमें भाषा विज्ञान या व्याकरण की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से काव्य का अध्ययन करने के लिए हमें काव्य शास्त्र में बताए गए नियमों आदि की जानकारी अति आवश्यक है। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम अध्ययन हम रस सिद्धांत का करेंगे, क्योंकि वहीं से हम काव्य शास्त्र को आरंभ करते हैं और वहीं से काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। अब हम अपना जो वक्तव्य है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 1, रस का सर्वप्रथम विस्तृत शास्त्रीय विवेचन किसने किया? रस का सर्वप्रथम विस्तृत शास्त्रीय विवेचन किसने किया? उत्तर है भरत मुनि। उत्तर है भरत मुनि। वह कौन सा ग्रंथ है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें रस संबंधी विचार विस्तार के साथ उपलब्ध होते हैं? जिसमें रस संबंधी विचार विस्तार के साथ उपलब्ध होते हैं। उत्तर है नाट्य शास्त्र। उत्तर है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत है। उत्तर है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत रस विरोधी है? कौन सा सिद्धांत कौन सा विद्वान रस विरोधी है? कौन सा विद्वान रस विरोधी है? उत्तर है भामा। उत्तर है भामा। नाटक में नेक्स्ट प्रश्न है, शांत रस का प्रयोग पूर्णतः अमान्य कर दिया है। नाटक में शांत रस का प्रयोग पूर्णतः अमान्य कर दिया है। उत्तर है भरत, यानी भरत मुनि ने नाटक में शांत रस को पूर्ण रूप से अमान्य कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत ने अपने ग्रंथ में रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत ने अपने ग्रंथों में रसों की संख्या कितनी मानी है? उत्तर है 8। उत्तर है 8। नेक्स्ट प्रश्न है, रसों की सही संख्या है। रसों की सही संख्या है। उत्तर है 9। यानी भरत मुनि ने रसों की संख्या को 8 माना है, लेकिन एक्चुअल के अंदर वास्तविक रसों की संख्या कितनी है? 9। किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस माना है? किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस माना है? उत्तर है रुद्रट। उत्तर है रुद्रट। नेक्स्ट प्रश्न है, माया को किस विद्वान ने रस घोषित किया? माया को किस विद्वान ने रस घोषित किया? उत्तर है भानुभट्ट। भानुभट्ट। भानुभट्ट ने माया को रस के नाम से विभूषित किया या उसको रस के नाम की संज्ञा दी। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है।
शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है, उत्तर है अनुमान, उत्तर है अनुमान। नेक्स्ट प्रश्न, रस सिद्धांत के संबंध में, रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयवाद के प्रतिष्ठापक हैं। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयवाद के प्रतिष्ठापक हैं, उत्तर है अभिनव भर्त, अभिनव भर्त। अगला प्रश्न है, जब अनुचित और असंगत रूप से, जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, रस का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं रसाभास, उसे क्या कहते हैं, रसाभास। जब रस का अनुचित और असंगत रूप से प्रयोग किया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, रसाभास। नेक्स्ट प्रश्न, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, उत्तर है विभत्स, उत्तर है विभत्स। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, उत्तर है विश्वनाथ, उत्तर है विश्वनाथ। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विश्वनाथ जी ने किस ग्रंथ की रचना की, विश्वनाथ जी ने किस ग्रंथ की रचना की, आपका उत्तर होगा साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित जगन्नाथ द्वारा, पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, रचित ग्रंथ कौन सा है, उत्तर है रस गंगाधर, रस गंगाधर। आगे है, किस विद्वान ने, किस विद्वान ने रौद्राक्ष करुणो रस कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है, किस विद्वान ने रौद्राक्ष करुणो रस कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है, उत्तर है भरत मुनि, उत्तर है भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने करुण रस को रस राज की संज्ञा से विभूषित किया है, किस विद्वान ने करुण रस को रस राज की संज्ञा से विभूषित किया है, उत्तर है भवभूति, उत्तर है भवभूति। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि पुराणकार कौन है, अग्नि पुराणकार कौन है, उत्तर है वेद व्यास, वेद व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम व्यक्ति है जिसने रस सिद्धांत की व्याख्या कर सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की, वह कौन सा प्रथम व्यक्ति है जिसने रस सिद्धांत की व्याख्या कर सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की, उत्तर है भट्टनायक, उत्तर है भट्टनायक। भट्टनायक ने सबसे पहले दर्शक की महत्ता को स्वीकार किया है। नाटक में जो देखने वाला होता है उसको दर्शक की संज्ञा दी जाती है और दर्शक की महत्ता को, दर्शक के महत्व को सबसे पहले भट्टनायक ने स्वीकार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सिद्धांत के संबंध में अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, रस सिद्धांत के संबंध में अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, उत्तर है शंकुक, उत्तर है शंकुक। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य की आत्मा के निर्धारण में, काव्य की आत्मा के निर्धारण में
प्रचलित संप्रदायों में काल कर्मानुसार सर्वप्रथम संप्रदाय है। काल कर्मानुसार सर्वप्रथम संप्रदाय है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न ये है कि कोई विद्वान काव्य की आत्मा को, रस को मानता है, कोई वक्रोक्ति को मानता है, कोई अलंकार को मानता है, कोई ध्वनि को मानता है। यहाँ प्रश्न ये है कि काव्य की आत्मा के निर्धारण में प्रचलित संप्रदायों में से काल कर्मानुसार, समय के अनुसार सर्वप्रथम संप्रदाय कौन सा है? आपका उत्तर है रस संप्रदाय। ये आपको विदित है, पता है कि जब हम भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं सबसे पहले रस संप्रदाय का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? उत्तर है श्रृंगार रस। उत्तर है श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ अनेक भाव एक साथ उदय होते हैं, जहाँ अनेक भाव एक साथ उदय होते हैं वहाँ होती है भाव सबलता। वहाँ होती है भाव सबलता। भाव सबलता क्या होती है कि वहाँ पर भाव अपने आप में मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं। उनके कारण उस रचना को, उस वाक्य को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, ताकत मिलती है, सबलता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने गुरु जी पर क्रोध करना कहा जाएगा? अपने गुरु जी पर क्रोध करना कहा जाएगा? उत्तर है भावाभास। भावाभास यानी हमें इस चीज़ का आभास हो रहा है, भाव का पता चल रहा है कि हम अपने गुरुजी पर क्रोधित हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विभत्स रस का उद्दीपन होगा। विभत्स रस का उद्दीपन होगा। यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि विभत्स रस को उद्दीप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया जाएगा? कैसे उसके अंदर उद्दीप्तता पैदा होगी? उत्तर है मांस का सड़ना। मांस का सड़ना। मांस के सड़ने को देख करके हमारे मन में जो घिन होगी, जो हम उसको क्या कहेंगे, घृणा पैदा होगी, वह विभत्स रस की उत्पत्ति का कारण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घीघी बंद जाना। घीघी बंद जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा? घीघी बंद जाना किस रस का अनुभव माना जाएगा? उत्तर है भयानक रस। भयानक रस। जैसे ये मुहावरा है, घींगी बन जाना, डर जाना। और हम डरते किससे? हम भय के कारण। अब यहाँ पर भय से बन गया आपका भयानक रस। नेक्स्ट प्रश्न है, भवभूति ने रसराज की उपमा किसे दी? भवभूति ने रसराज की उपमा किसे दी? उत्तर है करुण रस को। उत्तर है करुण रस को। यानी जैसे क्या कहते हैं, रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है, उसी प्रकार से भवभूति ने रसराज यानी रसों का राजा किसको मानना है? करुण रस को। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी? आपका उत्तर होगा भवभूति ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? उत्तर है रस सिद्धांत। आपका उत्तर है रस सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? उत्तर है जुगुप्सा। उत्तर है जुगुप्सा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वृत्ति संबंधित है। भारतीय वृत्ति संबंधित है। उत्तर है अद्भुत रस से। अद्भुत रस से। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सिद्धांत में तन्मयतावाद किसने प्रतिपादित किया?
रस सिद्धांत में तन्मयतावाद किसने प्रतिपादित किया? आपका उत्तर है अभिनव भारत ने। अभिनव भारत ने। अगला प्रश्न है, कोशिकी वृत्ति से संबंधित रस कौन सा है? कोशिकी वृत्ति से संबंधित रस कौन सा है? उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? उत्तर है रौद्र रस। आपका उत्तर है रौद्र रस। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष कितने प्रकार के हैं? काव्य दोष कितने प्रकार के हैं? उत्तर है 10, यानी काव्य में 10 प्रकार के दोष माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां रस कौन सा है? यानी साहित्य में भरत मुनि के बाद जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने कितनी संख्या मानी है रसों की? रसों की संख्या मानी है 9। लेकिन अब काव्य शास्त्र के अंदर रसों की संख्या 10 हो गई है, तो उनमें जो 10वें स्थान पर आने वाला रस कौन सा है? उत्तर है वात्सल्य रस। उत्तर है वात्सल्य रस। संचारी भावों की संख्या कितनी है? ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? उत्तर है 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट प्रश्न, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम बताओ। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम बताओ। क्या नाम है? भट्टनायक। भट्टनायक ने साधारणीकरण शब्द का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है, यानी नाट्य शास्त्र के जो आपके ग्रंथ हैं उनमें किस रस को अमान्य माना गया है, मान्यता नहीं दी गई है? आपका उत्तर है विभत्स रस। विभत्स रस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? उत्तर है संचारी भाव। उत्तर है संचारी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में कौन सा रस है? आपका उत्तर है करुण रस। आपका उत्तर है करुण रस। नेक्स्ट प्रश्न, कवि समय से तात्पर्य क्या है? कवि समय से तात्पर्य क्या है? उत्तर है काव्य परंपरा में मान्य बातें। काव्य परंपरा में मान्य बातें, यानी काव्य को लिखते हुए जिन जिन परंपराओं को, जिन जिन बातों की मान्यता होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? काव्य परंपरा। नेक्स्ट प्रश्न है, रस की अभिव्यक्तिवाद व्याख्या है। रस की अभिव्यक्तिवाद व्याख्या है। उत्तर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रस की अभिव्यक्तिवाद यानी अभिव्यक्तवाद जो सिद्धांत आगे आएगा आपका, उसका निर्माण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साहित्य सिद्धांत के आचार्यों का क्रम है। भारतीय साहित्य सिद्धांत के आचार्यों का क्रम है। उत्तर है भरत मुनि, भामह, मम्मट, जगन्नाथ। यानी भारतीय साहित्य शास्त्र के जो आचार्य हैं उनमें सबसे पहले आते हैं भरत मुनि, उनके बाद आते हैं भामा, फिर मम्मट और अंत में जगन्नाथ
दास। इस प्रकार से जो आपके काव्य शास्त्र से संबंधित जो रस से संबंधित प्रश्न हैं या रस सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने इस श्रृंखला में स्थान देने का प्रयास किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। भरत मुनि का समय माना जाता है। अब पहले तो हमने क्या किया कि किस रस का प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया, किस ग्रंथ को लिखा, ऐसे प्रश्नों को लिया था। अब इन आचार्यों के समय से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे भरत मुनि के समय का पूछ लेंगे, भामा का, जगन्नाथ का, और भी बहुत सारे आचार्य हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नमाला का जो भाग है विशेष है। इसमें बताया है कि भरत मुनि का समय क्या माना जाता है। उत्तर है दूसरी शताब्दी, यानी ईसा की जो दूसरी शताब्दी है उसमें भरत मुनि ने अपना कार्य किया, ये समय उनका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सूत्र किस आचार्य ने दिया। रस सूत्र यानी रस की व्याख्या करने का जो नियम है किस विद्वान ने, किस आचार्य ने प्रदान किया। आपका उत्तर है भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन हैं। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन हैं। उत्तर है भट्ट लोलट, भट्ट लोलट। नेक्स्ट प्रश्न है, भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है। उत्तर है भट्टनायक, उत्तर है भट्टनायक। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है। साधारणीकरण किसका होता है। उत्तर है आलम्बनत्व धर्म का, आलम्बनत्व धर्म का, यानी जिस धर्म का सहारा लिया जाता है उसका वर्णन जो यहाँ पर किया जाता है। अब विद्यार्थियों, इसी कड़ी में एक प्रश्न और इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस मत का कौन आचार्य है, यानी किस आचार्य ने कौन से मत की स्थापना की। इससे संबंधित प्रश्न का कई बार मिलान करवा लिया जाता है आपसे, या उसको साधारण रूप से पूछ लिया जाता है कि इस मत का निर्माण करने वाला आचार्य कौन सा है, या इस मत को मानने वाला आचार्य कौन सा है। तो पहले आचार्य का नाम है, फिर उन्होंने जिस मत का प्रतिपादन किया है, प्रतिष्ठा की है, उसको जो है मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया है। भट्ट लोलट, इन्होंने कौन से मत की स्थापना की है। आरोपवाद। भट्ट लोलट ने कौन सा संप्रदाय या मत की स्थापना की। आरोपवाद। नेक्स्ट है आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है भट्टनायक। भट्टनायक ने कौन सा मत प्रतिष्ठित किया है। भुक्तिवाद, भुक्तिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आता है, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है। साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है। उत्तर है भावकत्व, भावकत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना। उत्तर है भट्टनायक। भट्टनायक ने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है। भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना
है? उत्तर है सहृदय सामाजिक का चित्त। सहृदय सामाजिक का चित्त यानी जो व्यक्ति काव्य का अध्ययन हृदय के साथ करता है, उसके हृदय में जो चित्त में जो बात है वही काव्य को स्थान जो है प्रदान करता है। यानी काव्य का स्थान कहाँ होता है? व्यक्ति के हृदय में। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार क्या है? भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार क्या है? उत्तर है सांख्य दर्शन। उत्तर है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत पर आधारित है? अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत पर आधारित है? उत्तर है शैव दर्शन। शैव दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। उत्तर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। अब जो रस है और उसका जो स्थायी भाव होता है, जो विचार उसके मन में उसमें समाहित रहता है, उससे संबंधित प्रश्न है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। यानी करुणा हमें किस पर दया हमें किस पर आती है? जहाँ पर हमारे को दुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। नेक्स्ट है रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? गुस्सा। यानी गुस्से में होते हैं तब हमारा रूप जो है रुद्र होता है। कहते हैं ना कि शिव जी का जो रुद्र रूप है तब वो तांडव नृत्य करते हैं। यानी गुस्से में व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। गुस्सा आता है तभी तो हम इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी है? उत्तर है श्रृंगार रस। उत्तर है श्रृंगार रस। पीछे आपको मैं ये बताना चाहूँगी, वैसे तो रसों का राजा श्रृंगार ही है, लेकिन भवभूति ने रसराज की उपाधि किस रस को दी है? करुण रस को। उसकी इतनी महत्ता नहीं है क्योंकि रसों का राजा श्रृंगार रस ही है। भवभूति का तो अपना स्वयं का मत था, उन्होंने रसराज की उपाधि करुण रस को प्रदान की है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो मेरा वक्तव्य था काव्य शास्त्र पर आधारित, इसको मैं यहीं विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि YouTube चैनल पर जाकर के डॉक्टर सुशीला आर्या का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करती हूँ YouTube पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसकी सूचना आपको मिल जाए। और एक बात मैं प्रत्येक विद्यार्थी को बताना चाहती हूँ, जो आप YouTube पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो वो फ्री चैनल है, उसके आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती, आपको ये फ्री में सुविधा दी जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आशा ही नहीं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो बच्चे इस प्रकार से जो प्रश्नमाला मैंने तैयार करके अपलोड कर रखी है उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपके जो हमारा विषय का हिंदी का पेपर है उसमें 90% मार्क्स आने की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे ढंग से प्रत्येक प्रश्नमाला को बनाने का प्रयास किया है कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। अगर मैंने प्रश्नों को छोड़ा है तो जो बिल्कुल सामान्य प्रश्न हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं और मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि ये प्रश्न तो बच्चे कर ही लेंगे। इसलिए आप जो है निश्चिंत होकर के
यूट्यूब पर डॉक्टर सुशीला आर्या के चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको एक पैसा भी नहीं देता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। आपके लिए जो है मैंने फ्री में वीडियोस बना करके अपलोड करने का कार्य किया है। अब जो वैश्विक महामारी चल रही है उन्हीं के बारे में 2 शब्द कहूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जो आपको शर्तें बताई जाती हैं या इसके बारे में सुझाव दिया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सैनिटाइज करो, बेकार में घर से बाहर मत घूमो, क्योंकि ऐसा करने से ये वायरस जो है घर में प्रवेश कर जाता है। और ये वायरस इतना स्वाभिमानी तो है, बगैर बुलाए आपके घर में एंट्री करने की इसकी हिम्मत नहीं है। इसलिए व्यर्थ में बाहर घूम करके इस महामारी को अपने घर में आमंत्रण ना दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य